हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। और हम देखेंगे ये हमारे लाइफ पे, हमारे अर्थ पे कितना कुछ इम्पैक्ट डालता है। जो ये टॉपिक है आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और भी बहुत सारे। सो लेट्स बिगिन विद द क्लाइमेट एंड वेदर। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्लाइमेट एंड वेदर। बहुत लोगों को क्लाइमेट और वेदर के बारे में जो डिफरेंस है नहीं पता होगा या काफ़ी कम लोग जानते होंगे। मैं इसे क्लियर करूँगा। वेदर वेदर इज़ द डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर। हमारा डेली बेसिस पे जो एटमॉस्फियर है, जो स्टेट है, वो कैसा है। जैसे कि सुबह हो सकता है कि थोड़ी सी ठंड हो, शाम को थोड़ी सी गर्मी हो, तो ये हमारा वेदर है। एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म वेरिएशन। जैसे कि ये कुछ मिनट्स तक भी रह सकता है या कुछ वीक तक भी रह सकता है, तो हम इसे वेदर कहते हैं। अब जो दूसरा टर्म है वो है क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट है वो भी वेदर जैसा ही है, बट क्लाइमेट इज़ फॉर लार्ज रीजन एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, किसी भी पर्टिकुलर लार्ज रीजन का एक प्रॉपर पैटर्न है वेदर का। जैसे कि वो हमेशा गर्म ही रहता है या हमेशा ठंडा रहता है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो रीजन है ये काफ़ी कूल क्लाइमेट या काफ़ी हॉट क्लाइमेट का रीजन है। अगर हम बात करें अमेरिका, कनाडा एंड ब्रिटेन की, जो ये कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी कूल क्लाइमेट की कंट्रीज़ हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कूल है। और हम बात करें अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो ये काफ़ी हॉट क्लाइमेट वाला कंट्री है या रीजन है। ये है डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड रीजन। और एक सबसे जो बड़ा डिफरेंस है क्लाइमेट के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का अगर वेदर 33 ईयर्स तक सेम रहता है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो उस वेदर को क्लाइमेट बनने के लिए 33 ईयर्स का मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए, जिसके बाद वो क्लाइमेट में बदल जाता है, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ग्लोब है वो एक एवरेज लेवल से अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, हम उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे बड़ा कॉज है, वो है ग्रीन हाउस गैसेस। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहाँ पे मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस से पहले मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जब सन से हमारे अर्थ पे सन रेज या सन रेडिएशंस आने लगती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस ऐसे होती हैं जो इन रेडिएशंस को हमारे अर्थ पे आने तो देती हैं, बट जब ये अर्थ को स्ट्राइक करके रेडिएशंस जब रिफ्लेक्ट बैक होने की कोशिश करती है, तो वो गैसेस इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, काफ़ी हॉट हो जाता है। तो इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो गैसेस इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे कि कुछ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। ये सारे जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। आइए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के बारे में। अगर एक ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, तो ये काफ़ी हार्मफुल साबित होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे अर्थ के लिए। जो मेजर सोर्सेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो है पावर प्लांट्स। हम जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम ह्यूज अमाउंट में कोल को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। जो कार के एग्जॉस्ट है, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन एमिट होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। एंड जो फैक्ट्री के आउटलेट्स है, जो फैक्ट्री के स्मोक वेन्स हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारा एक ओजोन इफेक्ट है वो हमारे ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। जो ओजोन है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और सन से आने वाले रेडिएशंस को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड एंड बहुत सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे अर्थ को एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जो एक एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, एक आइडियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो ये ओजोन इफेक्ट है ये हमारे ग्राउंड पे आ जाता है। बेसिकली इसे ट्रोपोस्फेयर में होना चाहिए, बट ये हमारे ग्राउंड पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, कुछ ज़्यादा हीट हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है एंड बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ को ये इनवाइट करती है। सो आइए हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन डिटेल। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जैसा कि ये टर्म ही हमें बता रहा है कि जो हमारा ग्लोब का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो एक एवरेज टेम्परेचर है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो हमारे अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस या 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हमारे अर्थ को स्ट्राइक करती हैं, जैसे कि ऑल्टरेशन इन द इकोलॉजी इंक्लूडिंग एंड इंक्रीजिंग सी लेवल। जो सी लेवल है वो राइज हो जाता है, हमारे रेनफॉल के पैटर्न को ये डिसबैलेंस करता है, डिस्टर्ब करता है। फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, सुनामीज आती है, टॉर्नेडोज एंड फमाइंस एंड बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ को ये न्योता देती है। ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से फ्लड्स का हमें सामना करना पड़ता है एंड जो हमारी स्ट्रीम्स है, जो ओशन स्ट्रीम्स है, काफ़ी वो लो हो जाती हैं एंड काफ़ी सारे स्पेशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने पोलर बेयर एंड पेंगुइन्स काफ़ी थ्रेट में हैं। ये हमने देखा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही नतीजे हैं। और बहुत सारे डिजीज़ेस एमर्ज, नए नए डिजीज़ एमर्ज होते हैं, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल कोरोना वायरस एंड बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हम इनको लिंक करके देख सकते हैं। वी कैन सी द एक्सटेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मस्कीटोज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी लेवल्स। अब इसी ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से जो हमारा अर्थ का जो ह्यूमिडिटी लेवल है ये बढ़ जाने की वजह से ही हमें मस्कीटोज़ का काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये एमर्ज हो रहे हैं बहुत सारे रीजन्स में जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए, वहाँ भी ये आ रहे हैं। और हम बात करें जो मोस्ट कंसर्न रीजन्स है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मीन्स साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एंड इंडिया एज वेल, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है और भी कंट्रीज़ इसके चपेट में आ रही हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारे जो अर्थ है इसका लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो जाएगा या धीरे धीरे हम तबाही की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सब रहे हैं कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग के एंड क्लाइमेट चेंज के और इसके इफ़ेक्ट का। जो सोल्यूशन है वो है कि हम ट्री प्लांट करें, बहुत सारे ट्री प्लांटेशन कैंपेन को लॉन्च करें एंड जितना कम से कम हो सके इन कार एग्जॉस्ट को एंड व्हीकल्स को यूज़ करें एंड हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ अग्रसर हों, जैसे कि हम एक ग्रीन इकोनॉमी एंड ग्रीन जीडीपी की तरफ अग्रसर हों, जैसे कि हम सोलर व्हीकल्स का यूज़ करें एंड सोलर लाइट पे डिपेंडेंट हो, विंड एनर्जी को प्रमोट करें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें एंड हमारे नेचर का ख्याल रखें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।